जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, महाराष्ट्र में धान की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने धान की खेती करने वाले किसानों को बोनस देने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश सरकार 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर किसानों को बोनस देगी। वहीं इस खबर से किसान के बीच खुशी की लहर है। खासकर सीमांत किसानों का कहना है कि सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के हित में बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। बोनस की रकम से छोटे किसान समय पर जरूरत के हिसाब से उर्वरक खरीद सकेंगे। ऐसे में अगले कृषि सीजन में उनकी फसल भी अच्छी होगी। लेकिन आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में भाषण के दौरान यह निर्णय लिया है। उन्होंने ऐलान किया प्रदेश सरकार का यह कदम किसानों के हित में लिया गया है। अगर आपको कंटेंट को लेकर फेसबुक या ट्विटर समेत किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के किसी फैसले से शिकायत है तो जल्द ही आपकी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है जहां से आप शिकायत कर सकेंगे। जी हां, आपको बता दें कि कंपनियों के फैसलों की शिकायत भी हो सकेगी। साथ ही उम्मीद भी रख सकेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का वो फैसला पलट दिया जाए। सरकार सोशल मीडिया मंचों के फैसलों के खिलाफ यूजर्स की शिकायतों पर विचार करने के लिए 3 शिकायत अपीलीय समितियों के गठन पर विचार कर रही है। रूस यूक्रेन के बीच पिछले कई महीनों से युद्ध जारी है, जिसके खत्म होने के आसार दूर तक नजर नहीं आते। इस युद्ध में दोनों ही देशों को भारी नुकसान पहुंचा। हजारों किसानों की, हजारों सैनिकों की जान चली गई। वहीं युद्ध के दौरान आम नागरिक भी मारे गए। इतना सब कुछ होने के बाद भी युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। दुनिया के कई देशों ने युद्ध रोकने की अपील की है, लेकिन सब बेनतीजा रहा। ऐसे में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर से जुड़ी एक पोस्ट ने सोशल मीडिया पर सबको चौंका दिया है। प्रशासन ने शिवसेना के प्रतिद्वंदी गुटों के बीच तीखी नोकझोंक के बाद BMC मुख्यालय स्थित शिवसेना सहित सभी राजनीतिक दलों के कार्यालयों को सील कर दिया है। BMC मुख्यालय के ग्राउंड फ्लोर पर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के कार्यालय है। शिवसेना ने उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली प्रतिद्वंदी गुटों के बीच बुधवार शाम दक्षिणी मुंबई में BMC मुख्यालय पार्टी कार्यालय में तीखी नोकझोंक हुई। भारतीय वायुसेना ने गुरुग्राम को सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से ब्रह्मोस मिसाइल की विस्तारित रेंज का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वायुसेना ने समुद्र में स्थित लक्ष्यों को सुखोई 30 फाइटर जेट से टारगेट करके नष्ट करने की क्षमता हासिल की। जानकारी के अनुसार इसका सफल परीक्षण बंगाल की खाड़ी में किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारतीय वायुसेना ने आज AM-30 MKI विमान से एक जहाज लक्ष्य के खिलाफ ब्रह्मोस मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण को सफलतापूर्वक दागा है। साल 2022 अपने अंतिम पड़ाव पर है और नए साल का स्वागत करने को पूरे देशवासी तैयार है। ऐसे में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में नए साल की तैयारियां शुरू हो चुकी है। मुंबई पुलिस भी नए साल के जश्न के मद्देनजर व्यवस्थाओं में जुटी हुई है। शहर के चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। इसको लेकर पुलिसकर्मी SRPF दास्ता और QRT टीमों की तैनाती करने की योजना बनाई है। मुंबई में नए साल का जश्न सुचारू ढंग से पूरा हो गया, इसलिए कई घोषणाएं की गई। मुंबई पुलिस ने नए साल की पूर्व संध्या के जश्न को सुरक्षित और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त टीमों की तैनाती की है। गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में कथित तौर पर भारतीय दवा कंपनियों की सिरप पीने के कारण बच्चों की मौत होने के मामले को लेकर गुरुवार को कांग्रेस और भाजपा के बीच वाकयुद्ध देखने को मिला है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने कहा है कि सरकार को डिंग हाँकना छोड़कर इस मामले में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी तरफ सत्तारूढ़ पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति नफरत के चलते कांग्रेस भारत का मजाक बना रही है। भारत निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को कहा है कि वो घरेलू प्रवासियों के लिए रिमोट वोटिंग के लिए तैयार है और प्रवासी मतदाताओं को मतदान करने के लिए अपने गृह राज्यों की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। ECI ने एक प्रोटोटाइप बहु निर्वाचन क्षेत्र रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन विकसित की है और प्रोटोटाइप RVM के प्रदर्शन के लिए राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया है। प्रोटोटाइप RVM एक रिमोट पोलिंग बूथ से कई निर्वाचन क्षेत्रों को संभाल सकता है। प्रवास आधारित विघटन तकनीकी प्रगति के युग में एक विकल्प नहीं। आम चुनाव 2019 में मतदान 67.4% था और भारत का चुनाव आयोग 30 करोड़ से अधिक मतदाताओं के अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते थे। भारत में 3 दिनों बाद आज एक बार फिर से कोरोना के मामले 200 के पार दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में देश भर में कुल 268 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,77,915 हो गई। वहीं देश में एक्टिव केस बढ़कर 3,552 हो गए। बुधवार को देश में कुल 188 कोविड केस सामने आए थे। कोरोना मामले कल के मुकाबले 80 केस यानी करीब 42% इजाफा हुआ है।
बिहार की महागठबंधन सरकार ने वीआईपी नेता और अधिकारियों के लिए एक जेट विमान और एक हेलीकॉप्टर खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, लेकिन अब इस मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है। खास बीजेपी नीतीश सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। वहीं अब सीएम नीतीश कुमार ने खुद बीजेपी पर पलटवार किया। सीएम नीतीश ने कहा है कि जो बीजेपी आज जेट विमान और हेलीकॉप्टर खरीदने का विरोध कर रही, पहले यही बीजेपी जेट विमान हेलीकॉप्टर खरीदने की बात करती थी। हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली महागठबंधन मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन सरकार ने एक बार फिर से 3 साल पूरे कर लिए और इस अवसर पर राज्य सचिवालय प्रोजेक्ट भवन में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी उपलब्ध थे। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ 16 पन्ने का आरोप पत्र हेमंत सरकार के 3 साल अखंड भ्रष्टाचार जारी कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनका विचार पर गंभीर आरोप लगाया गया। यूपी नगर निकाय चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। राज्य सरकार आज हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एमएलसी दाखिल की है। अब रिपोर्ट आने के बाद ही सरकार चुनाव के लिए आग्रह करेगी। देश में इन दिनों रोजगार की चर्चा जोरों पर है। हर युवा का सपना होता है बेहतर नौकरी हासिल करना। अगर सरकार हो तो फिर क्या कहना। सरकारी में भी रेलवे की नौकरी सबसे उम्दा मानी गई है। क्या आपको बता दें कि रेलवे को अलग अलग विभाग में 3,15,962 पद रिक्त है। यह जानकारी सूचना का अधिकार से मिला है। मध्य प्रदेश के नीमच जिले की सूचना के अधिकार के कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने जानना चाहा था कि आखिर रेलवे में वर्तमान में कितने पद रिक्त है। इसके लिए उन्होंने रेलवे मंत्रालय से आवेदन लगाकर सूचना के अधिकार के तहत पदों की जानकारी मिली। आज के समय में आधार कार्ड बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट हो चुका है। इससे बहुत सारे सरकारी काम में सुविधा होती है। साथ ही आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से जोड़ना जरूरी होता है। इसलिए आधार कार्ड को सही से रखना बहुत जरूरी। इसलिए आधार कार्ड से जुड़े फ्रॉड को रोकने के लिए UIDAI ने एक अपडेट जारी किया है। जी हां, आपको बता दें कि UIDAI के अनुसार अगर आधार कार्ड होल्डर्स के आधार को 10 साल पूरे हो जाने पर आधार को अपडेट कराना होगा। 10 साल पूरे होने पर आधार कार्ड होल्डर को अपने सभी डाटा को फिर से मिलाने की जरूरत होगी। वर्ष 2024 में पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर भाजपा की पैनी नजर है। इसलिए पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल पर आखिरी वर्ष में पैसों की बारिश कर दी है ताकि पश्चिम बंगाल के वोटरों को विकास के नाम पर लुभाया जा सके। मोदी की इस माया से मुख्यमंत्री ममता को झटका लगने का एहसास भी होने लगा है। पीएम मोदी शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में 7800 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शुभारंभ करने जा रहे। प्रति लोकसभा सीट के हिसाब से इसका आकलन किया जाए तो हर सीट पर करीब 200 करोड़ रुपए का धन विकास कार्यों पर खर्च किया जा रहा है। उत्तराखंड में एक बार फिर मास्क की वापसी हो गई। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए उत्तराखंड के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग का भी पालन करना होगा। इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। दरअसल बुधवार को शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आदेश किया है। जारी आदेश में कहा गया कि छात्रों, शिक्षकों और सभी कर्मचारियों को स्कूल में अनिवार्य मास्क लगाकर आना होगा। सिनेमा जगत से एक और बुरी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक बॉलीवुड के मशहूर निर्माता नितिन मनमोहन का निधन हो गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों ही नितिन मनमोहन को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी हालत काफी गंभीर थी और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। नवी मुंबई के वाशी में कोलीबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल से नितिन ने आखिरी सांस ली है। तालिबान ने लड़कियों को उच्च शिक्षा लेने पर रोक लगा दी है। इसके खिलाफ देश में कई जगह विरोध प्रदर्शन भी हुए। तालिबान के कॉलेज जा रहे लड़कों ने अपनी क्लासों का भी बहिष्कार किया। तालिबान के शिक्षा मंत्री निदा मोहम्मद नदीम ने अफगानिस्तान के एक टीवी चैनल से इंटरव्यू में कहा है कि लड़कियों का पढ़ाई करना इस्लाम और अफगान मूल्यों के खिलाफ है। हाल ही में एक सभा में उन्होंने कहा है कि एक तालिबान लड़ाकों की योग्यता इससे कहीं मापी जाती है कि वो कितना पढ़ा लिखा है, बल्कि इससे मापनी चाहिए कि उसने कितने बम गिराए। भोपाल विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस को मिली सफलता की तर्ज पर ही पीसीसी चीफ 2023 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए। पीसीसी चीफ कमलनाथ अपने चिर परिचित अंदाज में कांग्रेस नेताओं की स्थिति जानने के लिए सर्वे कर रही है। पहला सर्वे हो गया है, दूसरा जारी है, जिसकी रिपोर्ट फरवरी महीने में आ जाएगी। हालांकि सर्वे के आधार पर अंदर की जो रिपोर्ट सामने आई उसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस के 37 विधायक और 17 पूर्व मंत्रियों की स्थिति मजबूत है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 2 जनवरी से शुरू होगा। सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार है। इसके लिए बीजेपी ने विधानसभा को पहले ही सूचना भेज दी है। वैसे इस बार बीजेपी कर्मचारियों के नियमितीकरण समेत आरक्षण, धान खरीदी और कानून व्यवस्था को साथ पीएम आवास के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी। वैसी आशंका है कि बीजेपी इसके लिए स्थगन प्रस्ताव भी ला सकती है। राज्य सरकार यहाँ विभाग और निगम मंडलों में करीब 2.5 लाख कर्मचारी संविदा, दैनिक वेतन भोगी, ठेका, मानदेय और प्लेसमेंट के रूप में काम कर रहे। पिछले सरकार के समय से ही ये नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को विधानसभा में घोषणा करते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने 2 हेक्टेयर तक के धान पर 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर बोनस देने का फैसला लिया है। 5 लाख किसानों को फायदा होगा। और शिंदे ने कहा है कि मैं राज्य आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन की घोषणा करता हूँ। यह परिषद महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पुरानी पेंशन योजना को दोबारा से लागू करने वाली राज्य सरकार और केंद्र के बीच ठन गई है। जिन गैर भाजपा शासित राज्यों ने अपने कर्मियों को पुरानी पेंशन के दायरे में लाने की घोषणा की है, उन्हें एनपीएस में जमा कर्मियों का पैसा वापस नहीं मिलेगा। केंद्र ने साफ कर दिया है कि यह पैसा पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास जमा है। नई पेंशन योजना एनपीएस के अंतर्गत केंद्रीय मदद में जमा हुआ पैसा राज्यों को नहीं दिया जा सकता। वह पैसा केवल उन कर्मचारियों के पास जाएगा जो इसका योगदान कर रहे हैं। ब्रेंट क्रूड की कीमतों में आज हल्की गिरावट आई। हालांकि यह पिछले और पिछले कुछ दिनों से रेस बाउंड दिख रहा है। क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में कुछ दिनों से मामूली नरमी के साथ $83 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया। वहीं अमेरिकी क्रूड $78 के प्रति है। आज देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये, जबकि 1 लीटर डीजल 89.62 रुपये बिक रहा है। और देश में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल राजस्थान के श्री गंगानगर में है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े हैं आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।